और दोस्तों, शुभ संध्या। टीजीटी पीजीटी में आजकल जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी आधार पर ये प्रश्न बनाए गए हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप प्रश्न पढ़ के ये चेक कर सकिए कि क्या इस प्रश्न का उत्तर मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा है। तो इसी क्रम में आज हम ये प्रैक्टिस करेंगे। पहला प्रश्न है, कविता मनुष्य को संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? कविता मनुष्य को संबंधों के संकुचित घेरे से उठाती है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का है। और शुक्ल जी की जो पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रथम बार कब आई थी? तो 1929 ईस्वी में आई थी। और हिंदी में विधेयवादी पद्धति के जनक भी रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। हिंदी में विधेयवादी पद्धति के जनक रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। तो ये एक प्रश्न के माध्यम से 3 प्रश्न हमको मिले। अगला देखेंगे प्रश्न, साहित्य लेखन की किस विधा में या किस विधि में साहित्यकार तटस्थ रहता है? साहित्य लेखन की किस विधि में साहित्यकार तटस्थ रहता है, ये प्रश्न है। यहाँ पे हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति में साहित्यकार तटस्थ रहता है। वैज्ञानिक पद्धति में। और अगर बात की जाए कि हिंदी में इसका अनुसरण किसने किया, तो गणपति चंद्र गुप्त ने और रामशंकर शुक्ल रसाल इनका नाम है। फिर अगला प्रश्न देखिए, विद्वान मोद तरंगिणी किसकी रचना है? विद्वान मोद तरंगिणी। मेरे उत्तर देने के पहले आप देखिए क्या आप प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं। विद्वान मोद तरंगिणी है, सुब्बा सिंह की रचना है। ये सुब्बा सिंह की रचना है। और अपने इस ग्रंथ में इन्होंने 46 कवियों का जीवन परिचय दिया है। फिर अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल को संक्रमण काल या प्रवर्तन काल नाम किसने दिया है? ये दिया है आदिकाल को संक्रमण काल या प्रवर्तन काल नाम किसने दिया? तो राम खेलावन पांडे ने। प्रश्न इस तरह बनाया गया है, ऑप्शन देख के हम कर लेते हैं लेकिन वैसे हमको नहीं याद हो पाता, तो इस तरह से हमको याद भी हो जाएगा। फिर है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल है। यहाँ पे कल हो गया है। काल किसने कहा है? तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और भारतेंदु युग को उन्होंने क्या कहा? पुनर्जागरण काल कहा। पुनर्जागरण काल कहा है। पुनर्जागरण काल। विद्यापति को, ये प्रश्न नंबर 6 था। प्रश्न नंबर 7, विद्यापति को अपरूप का कवि किसने कहा है? 5 सेकंड का समय लीजिए, उत्तर सोचिए आप क्या उत्तर होगा। तो ये हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप का कवि कहा है, उसके साथ ही जातीय कवि भी कहा है। फिर है, युद्ध और शौर्य ताना और विलास बाना है, इन्हीं ताने बाने से रासो बुना गया है, इसके बुनावट को समझना रासों को समझना है। यह कथन किसका है? 5 सेकंड समय लीजिए, सोचिए कौन सा उत्तर होगा। ये होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में उन्होंने कहा है। फिर अगला प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास में कुल कितने छंद हैं?
भरतेश्वर बाहुबली रास में कुल कितने छंद हैं? 5 सेकंड का फिर समय लीजिए, सोचिए। इस तरह के प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करिएगा, दोबारा फिर से बनाया जाएगा या फिर ऑप्शन दे के ही बनाया जाएगा। तो इसमें जो है पूछ रहा है कितने छंद हैं, तो 205 छंद हैं। ये उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी और आपके बिहार में बीपीएससी 4 के लिए, डी एसबी के लिए, या जहाँ भी हिंदी की परीक्षाएं हो रही हैं सबके लिए उपयोगी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। भारतेश्वर बाहुबली रास, इसमें 205 छंद हैं और ये किस प्रकार का काव्य है? तो ये खंड काव्य है, खंड काव्य है। और हिंदी में पहला रास परंपरा का ग्रंथ ये माना जाता है। हिंदी का प्रथम रास परंपरा का ग्रंथ ये माना जाता है। तो कितने प्रश्न इसमें मिल गए? 3 प्रश्न मिले कि भारतेश्वर बाहुबली रास में कुल कितने छंद हैं? 205 छंद हैं। किस प्रकार का काव्य है? तो खंड काव्य है। और हिंदी का प्रथम रास ग्रंथ रास काव्य कौन है? तो ये भारतेश्वर बाहुबली रास है। फिर रामानंद की माता का क्या नाम था? रामानंद की माता का नाम सुशीला देवी था। सुशीला देवी था। और इनके पिता का नाम क्या था? रामानंद के पिता का नाम पुण्य दर्शन शर्मा था। और गुरु इनके कौन थे? गुरु थे राघवानंद। फिर है अगला प्रश्न, देखिए। नानक के दर्शन का सार ग्रंथ किसे माना जाता है? नानक के दर्शन का सार ग्रंथ किसे माना जाता है? उत्तर आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा। नानक के दर्शन का सार ग्रंथ जपुजी को माना जाता है। नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में हुआ था। तलवंडी में। उनकी माता कौन थी? माता थी तृप्ता और इनके 2 पुत्र थे। फिर है सूफी काव्य परंपरा में नासूद का संबंध किससे है? किससे है ये? किससे है? नासूद का अर्थ होता है साधना करना या उपासना करना। तो इसका अर्थ या संबंध किससे है? तो ये शरीयत से इसका संबंध है, जिसका अर्थ होता है साधना करना या उपासना करना। पौरुषेय रामायण किसकी रचना है? पौरुषेय नारायण किसकी रचना है? 5 सेकंड का समय लीजिए। पौरुषेय रामायण नरहर सिंह बारहट की रचना है। नरहर सिंह बारहट की रचना है ये। फिर प्रश्न नंबर 14 आ गया। स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? 5 सेकंड समय लीजिए आप। उत्तर आप समझ गए होंगे कौन हो सकता है। रामचरण दास। रामचरण दास। और रामचरण दास की एक विशेषता और, रामचरितमानस पर ठीक है। और इन्होंने
को क्या नाम दिया था? राम को इन्होंने लाल साहब नाम दिया था। और एक विशेषता और कि पति पत्नी भाव से ये राम और सीता की उपासना करते थे, राम की उपासना करते थे। फिर है सूर का भ्रमर गीत। यहाँ पे ये होगा कि सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों की संख्या कितनी है? साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों की संख्या कितनी है? 118 है। और साहित्य लहरी किस प्रकार का ग्रंथ है? इसमें नायिका भेद, अलंकार भेद और रस निरूपण को रखा गया है। रीतिकाल को काव्य विलास युग किसने कहा था? रीतिकाल को काव्य विलास युग किसने कहा था? उत्तर दिमाग में आपके क्लिक किया होगा। कौन हो सकता है? सत्यकाम वर्मा। इसी तरह से अगर आप पहले नामकरण जिसमें जो नाम दिया नाम लिख लीजिए और देखिए आपको वो आ रहा है कि नहीं, उसके सामने लिख के चेक कर सकते हैं तो आपका तैयार है कि नहीं। फिर अगला प्रश्न है कि चिंतामणि की रचना रस विलास रस निरूपण संबंधी ग्रंथ है, यह किस पर निर्धारित है? चिंतामणि की रचना रस विलास रस निरूपण संबंधी ग्रंथ है, यह किस पर आधारित है? यह प्रश्न है। यह आधारित है भानुदत्त की रस मंजरी पर। भानुदत्त की रस मंजरी पर। चिंतामणि की अन्य रचनाओं में श्रृंगार मंजरी है इनका एक ग्रंथ, कविकुल कल्पतरु है, और छंद विचार पंगल भी इनकी एक रचना है। छंद विचार पिंगल ग्रंथ है। फिर अगला प्रश्न देखिए, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 ईस्वी में किस रचना के लिए दिया गया था? उत्तर सोचिए आप, किसके लिए दिया गया था? ये दिया गया था कविता के नए प्रतिमान पर। साहित्य कला और प्रेम किसकी रचना है? साहित्य कला और प्रेम किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 20, साहित्य कला और प्रेम किसकी रचना है? उत्तर आपको आ गया होगा, ये है यशपाल की रचना।
यशपाल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आप कमेंट करके बताएंगे। फिर है, भारत में पहला टीवी प्रसारण कब शुरू हुआ था? भारत में पहला टीवी प्रसारण कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 15 सितंबर 1959 में दिल्ली से यह प्रसारित हुआ था। लेकिन जिसे कहेंगे कि लगातार प्रसारण जब शुरू हुआ नियमित रूप से, तो वो 15 अगस्त, दोनों पूछ सकता है। पहला टीवी प्रसारण कब हुआ था और नियमित, तो नियमित जो हुआ था वो 15 अगस्त 1965। फिर है, द्विवेदी जी की युगांतकारी भूमिका यह है कि उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से अनेक समस्याओं का विवेचन गहराई से किया। यह कथन किसका है? सोचिए, फिर से पढ़ लीजिए कि द्विवेदी जी का युगांतकारी भूमिका द्विवेदी जी की युगांतकारी भूमिका यह है कि उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से अनेक समस्याओं का विवेचन गहराई से किया। यह कथन किसका है? यह कथन है रामविलास शर्मा का। एक प्रश्न शायद छूट रहा है, 22 में पहले हम इसका देख लेते हैं। ये जो कथन पूछ रहा है ये रामविलास शर्मा का है। फिर पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 22 है कि मेघदूत का अनुवाद घनाक्षरी छंदों में किसने किया? उत्तर आपको याद आ गया होगा, किसने किया? लाला सीताराम। इनका उपनाम क्या था? लाला सीताराम का उपनाम क्या था? भोप। लाला सीताराम भोप। इन्होंने रघुवंश का भी अनुवाद किया था। रघुवंश का अनुवाद इन्होंने दोहा और चौपाई छंद में किया था। रघुवंश का अनुवाद दोहा और चौपाई छंद में। फार्म हम लोग बहुत दिन से डाले हैं, तैयारी सबकी बहुत अच्छी हुई होगी और हो सकता है इससे ज़्यादा जानकारियाँ लोगों को हों। अगर ज़्यादा जानकारी है तो हमें कमेंट करके आप सलाह दे सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न बनाए जाएं जो आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हों। ऑनलाइन क्लासेस में शिक्षक जो होता है गुरु कम वो मित्र ज़्यादा होता है, इसलिए उसे सलाह की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सामने से कोई वो तो मिलता नहीं है। जब आप लोग कमेंट करेंगे तभी आप पता चल पाएगा कि ये वीडियो अच्छी बनी नहीं बनी, जो भी है। फिर प्रश्न नंबर 24 है, श्रीधर पाठक के किस रचना में रहस्यवाद पाया जाता है? देखिए, टाइपिंग करते समय गलती हो गई, रायता लिखा गया है, तो रायता नहीं, पाया जाता है। पाया जाता है, रहस्यवाद पाया जाता है। तो रहस्यवाद किसमें पाया जाता है? स्वर्गीय वीणा में। और प्रश्न अगर आ जाए कि एकांतवासी योगी किन छंदों में लिखी गई है, तो ख्याल और लावनी छंद में। एकांतवासी योगी किसमें लिखी गई है? तो ख्याल और लावनी छंद में। और जगत सच्चाई सार यह सधुक्कड़ी भाषा है, क्योंकि रचना नहीं पूछी जाएगी। अब रचना की जो थोड़ी बहुत विशेषता है उस पर ध्यान हम देंगे। रचनाएं तो बहुत सब पूछी जा चुकी हैं, पिछले एग्जामों में रचनाएं ही पूछी जाती हैं, अब रचना नहीं पूछी जाती। जो उसकी विशेषता है कि एकांतवासी योगी किस छंद में लिखी गई, जगत सच्चाई सार किस भाषा में लिखी गई। ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जगत सच्चाई सार की भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। फिर है, मैथिली शरण गुप्त की किस रचना में छायावादी कविताएं संग्रहित हैं? कमेंट करके उत्तर बताएंगे आप। दिमाग में ये चीज़ें आ गई होंगी कि इनकी जो छायावादी रचनाएं हैं वो
किसमें संकलित है? झंकार में। उनकी रचना जो है झंकार। फिर अगला प्रश्न है, कामायनी एक फैंटेसी काव्य है, यह कथन किसका है? कामायनी एक फैंटेसी काव्य है, यह कथन किसका है? तो ये मुक्तिबोध का कथन है। मुक्तिबोध। फिर है, पंत की रचना स्वर्ण धूल, स्वर्ण किरण, युगांतर किस दर्शन से प्रभावित है? तो इनकी रचनाओं को छायावाद, प्रगतिवाद और इस तरह से अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाओं के आधार पर बांटा गया है। तो ये जो रचनाएं हैं इनकी स्वर्णधूल और स्वर्ण किरण और युगांतर, ये सब इनकी रचनाएं जो हैं अरविंद दर्शन से प्रभावित है। अरविंद दर्शन से इनकी और कितनी रचनाएं प्रभावित हैं वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। फिर एशिया जाग उठा विश्वास बढ़ता ही गया, यह किसकी रचना है? एशिया जाग उठा विश्वास बढ़ता ही गया। 5 सेकंड का समय लीजिए, उत्तर दिमाग में अपने सोचिए कौन हो सकता है। ये हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन। अच्छा, एक प्रश्न आ जाए कि शिवमंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिट्टी की बारात पर। मिट्टी के बारात पर और कौन सा पुरस्कार मिला था? ये कमेंट करके बताइएगा। फिर है, अज्ञेय की रचना असाध्य वीणा उनके किस रचना संग्रह में संकलित है? अज्ञेय की रचना असाध्य वीणा उनके किस रचना में संकलित है? तो ये हो जाएगा आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार। इसे कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। और किस सन में मिला था? तो 1964 ईस्वी में मिला था। आंगन के पार द्वार कितने खंडों में है? ये प्रश्न आ जाए तो आंगन के पार द्वार 3 खंड में है। 3 खंड हैं इसके। कौन कौन से हैं? अंतः सलिला, अब अंतःशीलता, कहीं कहीं सलिला लिखा है, कहीं कहीं शीलता, तो अंतःशीलता, चंद्रकांतशीलता और तीसरा है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा। असाध्य वीणा जैसे प्रश्न आ जाए कि किस प्रकार की कविता है, तो यह लंबी कविता है। प्रियंवद और केश कंबली किसके पात्र हैं? तो असाध्य वीणा के हैं। फिर एक केदारनाथ सिंह की लंबी कविता बाघ का प्रकाशन वर्ष पूछ रहे हैं ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, बाघ नहीं बाघ। केदारनाथ सिंह की लंबी कविता बाघ का प्रकाशन वर्ष, दिमाग में सोचिए आप। 96, 97, 98 क्या हो सकता है? तो 96।
और अगर ये आ जाए कि कितने खंडों में है तो 2 खंडों में है। इसमें मिथक का प्रयोग किया गया है और ये भी एक लंबी कविता है। केदारनाथ सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। तो इनके जो है जो पुरस्कार हैं, जैसे अकाल में सारस, इनकी रचना है अकाल में सारस। अकाल में सारस, तो इस पे क्या मिला था इन्हें? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अकादमी पुरस्कार मिला था। और इसका प्रकाशन जो है कब है, सोचिए आप, 1987, 88, 89 क्या हो सकता है? 1988 ईस्वी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1989 में मिला था। डेट में अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं। और इनको व्यास पुरस्कार भी मिला है, व्यास सम्मान भी मिला है। तो कब मिला था ये, किस रचना पर मिला था, ये प्रश्न आ चुका है। तो इनकी रचना है उत्तर कबीर।